नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पञ्च नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावं पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजनाराम तुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाचः श्रीसम्भव जगत्पतेः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज नरालायार्पते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः निर्वाणमग्गे वरजानकप्पं प्रणश्याशेष कुवायपं मयं जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं तिजगपहानं कुन्दिन्दु गोक्षीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाये श्री उत्थयवर्गहत्था सुहायसा हसया प्रसक्ता। आज नया विषय दूं, इससे पहले नए विषय की अपेक्षा अपन लोग आज कोशिश करेंगे जितना भी विषय दिया गया है आज तक, विशेष करके जीव विषय को लेकर के, जीव तत्व को लेकर के, उसी विषय में कुछ मैं प्रश्न पूछूंगा। मैं किसी से कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं, जितने जी चाहे उतने प्रश्न पूछ सकता हूं, और आप सभी जनों को उत्तर देने अनिवार्य हैं। ठीक है? चाहे मैं पास में आके पूछूं, चाहे यहीं पर बैठे बैठे पूछूं, जिस तरफ इशारा करूं, जिसको आता भी हो उंगली खड़ी नहीं करनी, जिसको मैंने कहा कि चल तू बोल, तो यानी कि उसको बोलने का है। ठीक है? सबसे पहले जिन मत की धारा क्या है? जिन मत की धारा क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही होती। ला यार पेन ला। माँ बिल्कुल सही उत्तर है माँ। दूसरा सवाल माँ आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, जिन मत का विस्तार से वर्णन यानी कि विशेषणों के रूप में वर्णन किस आगम में प्राप्त होता है? जिनमत का विशेषणों के रूप में वर्णन कि जिनमत क्या है, जिनमत कैसा है, जिनमत की उत्पत्ति, जिनमत कब से
इत्यादि जो प्रश्नों का उत्तर अपन लोग विचार कर चुके हैं, वो जिनमत का जिसमें वर्णन है विशेषणों के रूप में, वो किस आगम, उस आगम का नाम क्या है? हाँ, वर्तमान में हाँ। एक बार वापस आपको अवसर देता हूं। मेरा छोटा सा सवाल यह है कि जो हम जिनमत की बहुत अच्छे ढंग से प्रशंसा, विशेषण कि वह क्या है, वह कैसा है, उसका प्रारंभ किसने किया है, कब से उसका प्रारंभ हुआ, इसको लेकर के मैं यहां चर्चा कर चुका हूं। और उस प्रमुख आगम का नाम क्या है? जीवा जीवाभिगम। जीवा जीवाभिगम का पहला ही जो सूत्र है, जो कि मैं मंगलाचरण के रूप में बोलता हूं, उसमें पहले सूत्र में हमारा जिनमत क्या है, जिनमत कैसा है, जिनमत की महिमा क्या है, इस विषय का लेकर के मैं मंगलाचरण में केवल जिनमत को ही लेकर के, क्योंकि यह अपनी कक्षा का नाम जिनमत विज्ञान है, तो जिनमत का स्वरूप अवश्य में मैं बोलता हूं। और वह जो मंगलाचरण है जीवा जीवाभिगम, जिसमें अर्थ होता है जीव अजीव का अभिगम, यानी कि जानकारी, जिसका मुख्य विषय ही जीव और अजीव है, ऐसा आगम है जीवा जीवाभिगम। उसका यह मंगलाचरण जिनमत की प्रशंसा करता है। अब मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं, पर्याप्ति किसको कहते हैं? और जिन्होंने पूरी पर्याप्ति पूर्ण कर ली है उसको पर्याप्ता कहते हैं। जो स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं करते हैं उसे अपर्याप्त। ठीक है, बैठ जाइएगा। मेरा एक अगला सवाल वर्तमान काल का जो हमारा जिन शासन है, वर्तमान काल में जो हमारा जिनमत है, इसकी जन्मभूमि यानी कि इसकी उत्पत्ति किस ढंग से हुई, उसके लिए मैंने क्या कहा है, फिर से कह देना चाहता हूं। वर्तमान काल में जो हमारा जिनमत है, आप जरा पास में आ जाइए, दूर नहीं, कृपया सामने बैठिए। जो जिनमत है, जो हमारा जिन शासन जिसको अपन लोग कहते हैं, वर्तमान काल का, उसका प्रारंभ करने वाला कौन, वह तो ठीक, कैसे उसका प्रारंभ हुआ कहिएगा। हाँ कहिए, आप ही कहिए। मेरा सवाल मैं वापस दोहराना चाहूँगा। मेरा सवाल मुख्य रूप से यह था कि वर्तमान काल का जो हमारा जिन शासन है, जो हमारा जिनमत है, ठीक है, वर्तमानकालीन, भूतकालीन नहीं, भविष्यकालीन की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमानकालीन जो हमारा जिन शासन है, उसकी उत्पत्ति किस ढंग से हुई, उसके लिए मैंने विशेष रूप से एक उदाहरण दिया था। उदाहरण क्या था? मेरा सीधा सा सवाल यह है। नहीं, हाँ बोलिए, नहीं बताइए, पेड़ का मैंने कैसे दिया था, ताकि मुझको ख्याल में आना चाहिए कि मुझको अब किस ढंग से मेहनत आप लोगों पर करनी है और मेरी अपेक्षा की पूर्ति में मुझे कितना तैयार होना है आप लोगों के साथ में जुड़ने हैं। उस कारण से मैं आज यह आयोजन कर रहा हूं। हाँ प्रकाश, दे इसको, दे। हाँ बोलिए। पेड़ के उदाहरण के द्वारा से आपने इस दृष्टांत को समझाया था। कहिए कैसे मैंने समझाया था? मैंने एक पेड़ का उदाहरण दिया था। बैठ जाइए, ये लीजिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया।
मैंने पेड़ का उदाहरण दिया था, एक पेड़ जिस पेड़ के फलों की फूलों की बहुत प्रशंसा कि उसको जो कोई भी चखे कभी भी उसका स्वाद भी ना भूले और जो खाए अमर अमर हो जाए। अमृत फल, फूल भी बड़े सुंदर, कोई मगर समस्या यह थी कि कोई उस पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। एक आदमी निकला जिसने मेहनत की और यूं चढ़ गया। लोगों को पता लगा कि यार वो तो चढ़ गया। कुछ लोग इकट्ठे हुए नीचे, उन्होंने कहा आप चढ़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो नहीं चढ़ पाए, तुम चढ़े हो, जरा दया करो ना, इसके जो फूल हैं कुछ हमको दे दो। और उस दयालु जो कि चढ़ा था, उस दयालु विरल विभूति ने हिलाया, फूल चुने, कुछ नीचे गिर गए, नीचे न गिरे उसके लिए वो जो नीचे जिन्होंने कहा था कि कुछ फूल बरसाओ ना, उन्होंने फूल इकट्ठे किए और उन्होंने बरसाए। और उन्होंने बीज बुद्धि, उसके लिए विशेषण क्या है, बीज बुद्धि के धनी गणधर भगवंतों ने अपनी झोली में इकट्ठे किए। और झोली में जब इकट्ठे किए तो उसको उन्होंने सूत्र के रूप में, मालिक ने तो अर्थ के रूप में दिया और गणधरों ने सूत्र के रूप में गूंथा। इस कारण से प्रवचन पैदा हुआ। तो वर्तमान काल का श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, मेरा जो उत्तर है वह यह है कि किसने, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने केवल ज्ञान रूपी पेड़ के ऊपर वे चढ़े और चढ़ करके गणधरों ने जब पूछा किम तत्तम, तो परमात्मा ने अर्थ के रूप में फूल बरसाए, उपन्ने, विगमे और धुवे के रूप में। और उन गणधरों ने अपने क्षयोपशम के आधार पर और मालिक की कृपा के आधार पर द्वादशांगी की रचना के। इस तरीके से वर्तमानकालीन शासन हमारा प्रारंभ हुआ। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही तत्व आएंगे, मुख्य रूप से दो ही व्यक्ति आएंगे, एक तो तीर्थंकर भगवंत आएंगे और दूसरे गणधर भगवंत आएंगे। अगला सवाल। हाँ तो दे ना, दे 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 दे, जो लेना चाहे उसको दे, बाकी को मत देना, जो नहीं लेना चाहते उनको बिल्कुल मत देना। मेरा छोटा सा सवाल, अनंतरागम यानी कि क्या? अनंतरागम माने परमात्मा के द्वारा जो गंधर्व भगवंतों को प्राप्त होना है भगवान। ठीक है। अनंतरागम क्यों कहा जाता है? मैंने यह भी बतलाया था कि हम इसको अनंतरागम क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें किसी और का अंदर नहीं होता है, सीधा ही परमात्मा के द्वारा गंधर्व भगवंतों को प्राप्त होता है, बीच में कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है। दीर्घ कालोपदेशा संज्ञा यानी कि क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं, दीर्घ कालोपदेशा संज्ञा यानी कि क्या? हाँ, आपसे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, तीनों कालों से जो समय संगी बनते हुए जीवों को व्याप्त करता है। बिल्कुल सही, लीजिए। दीर्घ कालोपदेशी, दीर्घ यानी कि वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों काल यानी कि समय, संज्ञा यानी कि उसकी जानकारी, दीर्घ कालोपदेश की संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। असंगी जीवों में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? असंगी जीवों में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? असंगी जीवों में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? फिर से आपके लिए मैं अपना प्रश्न दूसरी बार दोहरा रहा हूं। असंगी जीवों में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? बैठ जाइए, शिखर खड़े हो जाओ।
क्या नाम? फिर एक सेकंड, आप लोग नहीं बोलेंगे। देखिए, बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, उसका इनाम चले जाएगा भाई। ऐसे कोई थोड़ी ना होता है, वो मेहनत करके आता है, इनाम चले जाएगा उसका। फिर से कहना चाहता हूँ, फिर से मेरा सवाल समझो। असंगी जीवों में आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं, अब वो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए। असंगी जीवों में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? गलत। आधा सही बोल रहे हो, आधा गलत बोल रहे हो। फिर से तुमको एक अवसर दे रहा हूं, फिर से एक अवसर दे रहा हूं। आप कृपया सही ढंग से कॉपी में देखें और सही नाम बोले। जब तक देखो तब तक मैं अगला सवाल पूछता हूं। संज्ञाएं कुल कितनी होती हैं? कुल कितनी होते हैं? वो तो संज्ञा वाले जीव और बिना संज्ञा के जीव होते हैं, संगी असंगी। मैं पूछ रहा हूं संज्ञाएं कुल कितनी होती हैं? संज्ञाएं कुल मिलाकर के 3 होती हैं। संज्ञाएं कुल मिलाकर के जो मैंने बतलाई हैं वो 3 होती हैं। बैठिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। बहन, आप लिखना बंद करिए, कृपया लिखना बंद कीजिए। जीव के कितने भेद होते हैं कुल? बहन, जीव के कुल कितने भेद? जीव और अजीव। देखिए, मेरा सवाल समझो बहन, जीव के कुल कितने भेद? अजीव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि जीव के कुल कितने भेद मैंने बताए हैं, या कुल कितने भेद होते हैं? आप नहीं। क्या कहा? फिर से एक अवसर आपको देता हूं, अभी भी आप सोच करके उत्तर दीजिए। आप लोग अपने सवाल का उत्तर लिखेंगे। मैंने कहा था मौखिक और लिखित, तो लिखित रूप में जो अब सवाल का उत्तर मैं लिखित रूप में चाहूंगा। फिर से मैं अवसर देता हूं बहन आपको। जीव के कितने भेद होते हैं? आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे आप विद्यार्थी हैं वैसे मैं ही विद्यार्थी हूं। अपन एक मिलजुल करके बस, ताकि क्या है कि इतने दिनों की जो मेहनत है, समय आप लोगों का भी गया, सुबह सुबह जल्दी उठते हो, सुबह सुबह जल्दी से जल्दी भाग करके इधर आते हो। सचमुच में तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी रुचि है, खुशी है। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि आप लोग विषय कितना घर जाकर के पढ़ते हो? यहां पर तो सुनते हो। फिर से, जीव के कुल कितने भेद होते हैं? मैंने कल ही बताया। बैठ जाइए। अब आप अपनी लिखी हुई कॉपी में से जीव के कुल कितने भेद होते हैं ढूंढें, लिखें और मुझको बतलाएं। मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं। असंगी जीव कौन कौन से होते हैं? 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 आप उत्तर देंगे? हाँ, दीजिए। बिल्कुल सही। मगर बहन, मैं आपसे यह चाहूंगा, मैंने खोल करके बतलाया था एक इंद्रिय भी कौन कौन से एक इंद्रिय? फिर से अवसर देता हूं आपको। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, मगर अगर कोई आप अध्यापिका हो और मेरे जैसा कोई अनजाना विद्यार्थी बैठा हो और वो आपसे पूछे कि ये तो यार 14 भेदों में इसको आप कैसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे कहेंगे, कैसे सिखलाएंगे, तो बहन यदि कोई इस तरीके का कोई अनाड़ी विद्यार्थी आपसे सवाल पूछ ले तो उसका क्या उत्तर है आपके पास? देखिए, आपका उत्तर मैं ही देता हूं। यदि कोई आपसे पूछे कि असंगी जीव कौन कौन से होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्ता अपर्याप्ता जीव असंगी ही होते हैं, असंगी ही होते हैं। ठीक है, खड़ी रहो, खड़ी रहो। एक अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं।
शरीर किस पर्याप्ति का परिणाम है? शरीर किस पर्याप्ति का परिणाम है? आहार। आहार पर्याप्ति होने के बाद जिस पुत्र को आहार पुत्र ग्रहण करता है उसी से परिणमन होता है शरीर पर्याप्ति। फिर से बहन, आप बिल्कुल घबराओ मत। आप अपने घर में खड़ी हो, बिल्कुल घबराओ मत। फिर से मैं कहना चाहता हूं, शरीर किस पर्याप्ति का परिणाम है? शरीर योग्य पुत्र ग्रहण करके शरीर में परिणमन करना शरीर पर्याप्ति। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि बहन ऐसा कहना चाहती है, शरीर पर्याप्ति का परिणाम है। और शरीर पर्याप्ति का मतलब यह होता है कि आहार पर्याप्ति में से जो खल और रस योग्य जो पुद्गलों का परिवर्तन किया था, उस रस योग्य पुद्गलों में से शरीर के निर्माण की पूर्णता शक्ति, उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। और शरीर पर्याप्ति का परिणाम है। यही भाव है ना? बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। सभी पर्याप्तियों का मानव की अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा से सभी पर्याप्तियों का कुल समय कितना, और किस पर्याप्ति के लिए कितना कितना समय हमने लिखवाया है? पहले समय में आहार पर्याप्ति जीव पूरा करता है मानव की अपेक्षा से, मनुष्य की अपेक्षा से पहले समय में आहार पर्याप्ति पूरी करता है। उसी के आधार पर बाकी पर्याप्तियाँ 6 पर्याप्तियाँ 48 मिनट अंतर मुहूर्त के अंदर जो पूर्ण कर सकता है उसको पर्याप्त करेगा, जो पूर्ण न कर सकता उसको अपर्याप्त है। एक बार वापस अवसर देता हूं, मेरा प्रश्न समझिए। मेरा प्रश्न, किस पर्याप्ति के लिए जीव कितने कितने समय का उपयोग करता है? मेरा कुल मिलाकर के सवाल, किस पर्याप्ति के लिए जीव कितने कितने समय का उपयोग करता है? और कुल मिलाकर के 6 की 6 पर्याप्तियों के लिए कुल कितना समय होगा? पहली पर्याप्ति के लिए, दूसरी, यानी क्रम से बोलिए। इस पर्याप्ति के लिए यार मेरा सवाल इस तरीके का है। आहार पर्याप्ति के लिए 1 समय, बिल्कुल सही। बाकी के 5 पर्याप्ति 48 मिनट के अंदर क्रमश। आप उत्तर दीजिए। सभी पर्याप्तियों का समय अंतर मुहूर्त में होते हैं। पहली आहार पर्याप्ति का समय 1 समय है। शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, इंद्रिय पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, भाषा पर्याप्ति अंतर शरीर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति अंतर मुहूर्त, भाषा पर्याप्ति अंतर मुहूर्त और मन पर्याप्ति अंतर मुहूर्त। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अंतर मुहूर्त में पूरा हाँ, एक समय से मतलब अंतर मुहूर्त के असंख्य ये हो सकते हैं। हाँ, यानी कि आपको सीधा सा उत्तर देना चाहिए कि 5 तो अंतर मुहूर्त और 1 समय। मैंने जो लिखाया है और मैंने जो बतलाया वो इस टाइप से बतलाया है कि जीव मरा और यहां पर पैदा हुआ, जीव मरा यहां पर पैदा हुआ, और यहां पर पैदा होते ही पहले समय में वह आहार लेता है। आहार को 2 विभागों में परिवर्तित करता है, खल और रस के रूप में। रस के रूप में जो उसने इकट्ठा किया उसी में से ही शरीर की रचना करता है, शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। वो पर्याप्ति, वो शरीर पर्याप्ति 1 अंतर मुहूर्त में पूरा करता है। फिर उसको पूरा कर लेने के बाद में इंद्रिय पर्याप्ति के लिए फिर वो अंतर मुहूर्त लेता है। इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के लिए फिर से अंतर मुहूर्त लेता है। ऐसे ही उसको पूरा कर लेने के बाद में भाषा पर्याप्ति के लिए भी 1 अंतर मुहूर्त, और उसी ही प्रकार से मन पर्याप्ति के लिए भी 1 अंतर मुहूर्त। तो कुल मिलाकर के 5 अंतर मुहूर्त हुए और 1 समय हुआ, और कुल मिलाकर के समय 1 अंतर मुहूर्त हुआ। बैठ गया? ठीक, बैठिए। मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के कितने भेद? मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, समय, इसकी व्याख्या क्या है? मैं दूसरी बार भी हर किसी को अवसर दूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज समय की कोई चिंता नहीं है। आज रविवार है, छुट्टी है। मुहूर्त 48 मिनट्स माइनस 1 समय, अंतर मुहूर्त उसके बीच का समय। एक बार वापिस। मुहूर्त 48 मिनट्स माइनस 1 समय, अंतर मुहूर्त उसके बीच का
एक बार वापिस समय समय एक समय हाँ। इनडिविजिबल पार्ट जो जिसका और कोई भाग ना हो सके, हाँ। सबसे छोटा समय। देखिए मैंने वहां स्पष्ट रूप से लिखा है था काल का अविभाज्य हिस्सा, इंडिविजुअल, हाँ, काल का अविभाज्य हिस्सा, काल का अविभाज्य अंश एक समय कहलाता है। अंतर मुहूर्त 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम हो, इसके बीच का जितना भी हिस्सा है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। और वो हिस्सा 2 समय भी हो सकता है, 3 समय भी, 2 मिनट भी, 4 मिनट भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, 14 मिनट भी, 18 मिनट भी, 18 मिनट के ऊपर 2 समय भी, यानी कि इस रीति से उसके बहुत सारे भेद निकलेंगे। और मुहूर्त यानी कि 48 मिनट समय का और मुहूर्त का प्रमाण निश्चित है, अंतर मुहूर्त का प्रमाण अनिश्चित है। अब मैं भैया तेरे से जीव एकेंद्रिय किस कर्म के उदय से कहता है? फिर से मेरा सवाल देखिए, ये सब मैं कोई भी चीज जो विषय मैंने पढ़ाया है उसके अंतर्गत ही मैं पूछ रहा हूं, उससे बाहर का कोई भी मेरा सवाल नहीं है। फिर से, और उत्तर किसी एक आदमी से लूंगा, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, इसका उत्तर सही है कि गलत है। मैं यही सवाल किसी और से भी पूछ सकता हूं क्योंकि अधिकार है मेरे पास। मेरा सवाल, एक केंद्रीय जीव किस कर्म के उदय के कारण से कहलाता है? एक केंद्रीय जीव किस कर्म के उदय के कारण से कहलाता है? मैं लिखवा चुका हूं। नामकर्म। नामकर्म तो मैंने कई बार बोला यार, कौन सा नामकर्म? फिर से, यह जीव एक केंद्रीय है, यह जीव एक केंद्रीय है, यह जीव पंचेंद्रिय है, यह जीव तेन्द्रिय है, यह जीव द्विंद्रिय है। किस कर्म के उदय से उसको ऐसी अवस्था मिली कि उसकी पहचान एक केंद्रीय के रूप में हम करवा रहे हैं? वो नाम कर्म है, ये बात पक्की है। वो कौन सा नाम कर्म है? केंद्रीय नामकर्म के कारण से ही वो केंद्रीय जीव है। थोड़ा सा चूक रहा है तू, बस थोड़ा सा चूक रहा है, याद कर। एक अक्षर तो बीच में से चूक रहा है। ये चल, तू मेरा दोस्त है, इस कारण से मैं तुझको कह रहा हूं कि तू एक अक्षर, एक शब्द ढूंढ ले। फिर से अवसर देता हूं नवीन तुझको कि यह जीव एक केंद्रीय है, किस नाम कर्म के उदय से उसको इस रीति से कहा जाता है? बिल्कुल सही, एक केंद्रीय जाति नाम कर्म, बिल्कुल सही। हाँ, बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। गतियां कितनी होते हैं? गतियां 4 होते हैं। किस नाम कर्म के उदय से जीव त्रियंच गति में जाता है? किस नाम कर्म के उदय से जीव त्रियंच गति में जाता है? बिल्कुल सही। लगभग पहले राउंड में कुछ जनों से मैंने सवाल पूछ लिया, अब दूसरे राउंड में दूसरा राउंड चालू कर रहा हूं, और दूसरे राउंड में लगभग जो छूट चुके हैं उनको भी ले सकता हूं, और जो पहले से मैंने पूछ लिया उनसे भी मैं सवाल पूछ सकता हूं। इंद्रिय यानी कि क्या माता? इंद्रिय यानी कि क्या? मेरा सवाल, इंद्रियां कितनी होती हैं ये मैंने नहीं पूछा है। इंद्रिय यानी कि क्या? मेरा सवाल, इंद्रिय यानी कि क्या?
बोलो माता, आप बोलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इंद्रियां कुल कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं। दोनों मिलकर के कहो 3 इंद्रियों के विषय आप बतलाएंगी, 2 इंद्रियों के विषय आप बतलाएंगी। पहले 3 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? हाँ, देखिए इंद्रियां 5 होती हैं और उन 5 इंद्रियों के मैं विषय बतला चुका हूं। उन 5 इंद्रियों के मैं विषय बतला चुका हूं। उन 5 इंद्रियों में से पहली 3 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? आप ये कहिए। अंतिम 2 इंद्रियों के विषय क्या हैं मुख्य रूप से, वो आप कहिए। हाँ, शाबाश। ठीक है, ठीक, चलो 3 आप बतलाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर माता मैंने, देखिएगा मेरा सवाल फिर भी आप समझो, मैंने यह पूछा, इंद्रियों के नाम नहीं पूछे हैं। मैंने पूछा है कि 5 इंद्रियां होती हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। 5 इंद्रियों में से पहली 3 इंद्रियों के विषय वो आपको बताने हैं, अंतिम 2 इंद्रियों के विषय आपको बतलाने हैं। आपने इंद्रियों के 3 इंद्रियों के नाम बिल्कुल सही बोले और वही उसके विषय है। मां, स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय घ्राण यानी कि सूंघ, गंध। बस आप बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर से अभी ये इंद्रियों से संबंधित आप दोनों से ही सवाल पूछूंगा। शब्द के कितने भेद मैंने बतलाए? 3, ठीक है। स्पर्श के मैंने कितने भेद बतलाए? एक बार वापस। 8, बिल्कुल सही। चलो इनाम पाओ। ये लो माता। मेरा अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, तत्वों को जानने का हेतु क्या है? मेरा सवाल, तत्वों को मैं कह चुका हूं, तत्वों को जानने का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, कि ये तत्ववाद जरूरी क्यों है? तत्ववाद को जानना ये जरूरी क्यों है? और तत्ववाद को यदि हम नहीं जानेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमको हो सकता है, और तत्ववाद को जान लेने पर कितना अच्छे से अच्छा लाभ हमको हो सकता है। चलो इस विषय के तो ना सही, मगर तत्ववाद जानने का प्रयोजन हेतु क्या है? मेरा सवाल पहले से समझ लीजिएगा। तत्ववाद को जानने का हेतु यानी कि प्रयोजन, क्यों हम ये तत्ववाद को पढ़े? इससे कोई हमको नौकरी वोकरी तो मिलने वाली है नहीं। तो तत्ववाद हम क्यों पढ़ें, तत्ववाद हम क्यों समझें? अपनी क्लास का प्रमुख विषय तत्ववाद है। तो तत्ववाद हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तत्ववाद यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो क्या नुकसान है, वो नहीं मैं पूछ रहा हूं। वैसे मोटे तौर पर मैं बतला भी चुका हूं। तो तत्ववाद के पीछे हेतु क्या? मेरा सवाल समझ रहे हो ना? बोलो मां। हाँ मां। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्वों को जानना जरूरी है। तत्वों को विस्तार से जानेंगे तो पता चलेगा जीव क्या, पुण्य क्या होता, पाप क्या होता। उस हिसाब से अपन अपना अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उत्तर बहुत ज्यादा सही दे रही हो मगर सही नहीं दे रही हो। फिर से जरा सोच करके कहो बहन। तत्ववाद जानने का हेतु प्रयोजन क्या है? मैं लिखवा चुका हूं, मैं बता चुका हूं।
मैं समझा चुका हूं, फिर से कहना चाहता हूं, मेरा सवाल फिर से समझें। तत्ववाद को समझने सीखने का हेतु, मुख्य हेतु क्या है? आप बहुत सही बोली हो, इनाम पाने के अधिकारी हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ स्पष्ट करो, स्पष्ट करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने आप लोगों को बतलाया है तत्ववाद को जानने का प्रयोजन, हेतु। तत्व 9 है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, ज्ञेय क्या है। हेय, ज्ञेय और उपादेय को समझने के लिए तत्ववाद को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम तत्वों को समझ करके जो छोड़ने योग्य हैं, जैसे कि पाप छोड़ने योग्य है, हम छोड़ सकते हैं, ये पाप है, हेय है, छोड़ने योग्य है, ठीक है। माता माता फिर से मेरा सवाल अब आगे बढ़ता हूं। हेय तत्व कौन कौन से, ज्ञेय तत्व कौन कौन से, उपादेय तत्व कौन कौन से? मेरा सवाल समझें। हेय तत्व कौन कौन से, ज्ञेय तत्व कौन कौन से, उपादेय तत्व कौन कौन से? मेरा सवाल, तत्वों की चर्चा करते हुए तत्ववाद क्यों हमने चालू किया, इस बात को मैंने बतलाते हुए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, हेय तत्व कौन कौन से हैं, उपादेय कौन कौन से हैं, ज्ञेय कौन कौन से हैं? बोलो। सभी नव तत्व ज्ञेय हैं। हाँ, ज्ञेय ज्ञेय ये जो छोड़ने योग्य है, जैसे पाप है, और उसके बाद के अंदर में आश्रव है, शाबाश। फिर संवर है। अरे यार, संवर को ये मत बतला यार। संवर निर्जरा तो उपादेय में है, शाबाश। उपादेय में है, और मोक्ष उपादेय में है, और बंद। शाबाश, बिल्कुल सही। तुझे 2 पेन देता हूं, बिल्कुल सही। किधर? अच्छा, शाबाश। हेय, ज्ञेय और उपादेय दुनिया में सैकड़ों चीजें हैं, इनका विभागीकरण 3 रीति से, हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय यानी कि छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, उपादेय यानी कि ग्रहण करने योग्य, जीने योग्य। तो हेय को समझेंगे तो हेय से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, जैसे कि पाप हेय है, इसका मतलब क्या है? पाप जिस जिस वृत्ति प्रवृत्ति से बंधता है, वो सभी की सभी वृत्तियां प्रवृत्तियां हेय हैं। संवर उपादेय है, यानी कि संवर तो तत्व है, मगर संवर से संबंधित जितनी भी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, वे सभी उपादेय हैं। ज्ञेय से तात्पर्य जानने योग्य हर चीज है, अपनाने योग्य हर चीज नहीं है, और छोड़ने योग्य भी हर चीज नहीं है। ये हेय, ज्ञेय और उपादेय का तात्पर्य है। मेरा अगला सवाल तत्ववाद से ही संबंधित मेरा अगला सवाल है। मैंने तत्वों का विभाग जीव और अजीव के रूप में बतलाया था। मैंने तत्वों का विभागीकरण जीव और अजीव
जीव तत्व कौन से हैं, अजीव तत्व कौन से हैं, इस रीति से विभाग करके मैंने बतलाया था। आप में से कौन बतलाना पसंद करेगा? मेरा सवाल ये आपकी इच्छा पर है। अब उनमें से जो हाथ खड़ा कीजिएगा, जो बताना चाहते हैं उनमें से मैं किसी एक को चुनूंगा। मेरा सवाल फिर से समझ लीजिएगा। मैंने नव तत्वों को दो विभागों में, कुछ तत्व जीव से संबंधित हैं, कुछ तत्व अजीव से संबंधित हैं। हेय गेय उपादेय की अपेक्षा से भी मैंने बतलाया था, और जीव और अजीव की अपेक्षा से भी मैंने बतलाया था। कौन कौन बतला सकता है? आप कहिए। जीव अजीव के संदर्भ में पाप, पुण्य, आश्रव, बंध, वो अजीव तत्व में आएंगे। शाबाश। और संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर अभी खड़ा रहे, मैं यह पूछना चाहता हूं, मैंने यह भी बताया था कि इनको हम जीव तत्व में क्यों ले रहे हैं? यह प्रयोजन क्यों हम ले रहे हैं इसको जीव तत्व के अंतर्गत? अजीव तत्व के संदर्भ में है, वो कर्मों के संदर्भ में, वो कर्मपूगल है। और ये जीव जो है वो उत्पादे हैं, जो चीजों जीव के संदर्भ में है, संपर्क, निर्जरा और मोक्ष, जो जीव को पानी है। जीव का स्वरूप जागृत हो सकता है संवर से, निर्जरा से, मोक्ष से। बिल्कुल सही, ये ले रहा था। बहुत अच्छा तूने उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहुत अच्छा, शाबाश, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। तुम लोगों के इस कक्षा में आने की और सही ढंग से पढ़ने की, एक सही ढंग से तुम जिज्ञासा से आते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, और मुझे पूरा विश्वास भी हुआ कि तुम घर भी जा कर के देखते हो, विषय अच्छे ढंग से देखते हो, तो ही इस तरीके से तुम लोग उत्तर दे पा रहे हो। इसलिए हमने तुम्हारे इस ज्ञान रुचि की, स्वाध्याय रुचि की हम हृदय से अनुमोदना करते हैं। ठीक है, आप उत्तर देंगे। मैं कबूल करता हूं कि मैंने नवतत्वों के कितने कितने भेद हैं ये मैंने नहीं कहे हैं, फिर भी मैंने कुछ तत्वों के कितने कितने भेद हैं ये मैंने बतलाने की चेष्टा की है। आप बता पाएंगे? नहीं, हाथ आप हाथ में मत रखिए, आप बोल सकते हैं इसके सामने फिर से। हाँ, जैसे कि जीव तत्व के मैंने कितने भेद कहे? हाँ, एक ये भी मैं कह चुका हूं। और अच्छा, और बहन? हाँ, वापिस कर सकता हूं। मैंने यह कहा कि नव तत्वों के नाम मैंने बतलाए हैं, नव तत्वों के नाम मैंने बतलाए हैं। किस तत्व के कितने कितने भेद हैं? नव के मैंने कुल मिलाकर के भेदों की संख्या की, आश्रव के इतने हैं, संवर के इतने हैं, कुछ के बतलाए हैं, कुछ के नहीं बतलाए हैं। हाँ, हिंदी बोलने की कोशिश करो। पुण्य के मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता हूं। 42, शाबाश। पाप के 82 यानी 82। अच्छा, 82 यानी कि 82। हाँ, कोई बात नहीं बहन। आश्रव के 42। हाँ हाँ, ठीक है। संवर, निर्जरा, मोक्ष, संवर, निर्जरा, बंध भी तो बताना पड़ेगा। मैंने उसके बतलाए भी नहीं हैं। संवर के 57, निर्जरा के 12, बंध के 4,
मोक्ष पाने वालों की अपेक्षा से, मुक्ति की स्थिति को पाने वालों की अपेक्षा से सिद्ध के 15 भेद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सही उत्तर है। अंतिम सवाल, फिर मैं कुछ बातें करना चाहूंगा कि आज मैंने ये आयोजन इस तरीके का क्यों रखा, इसके पीछे मेरा हेतु क्या है, वह मैं अंतिम सवाल पूछ करके आप लोगों को फिर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आज इस तरीके का आयोजन क्यों रखा। मेरा एक अंतिम सवाल है, बिल्कुल अंतिम सवाल है। मैंने नव तत्वों का स्वरूप बहुत संक्षेप से लिखवाया है। हेलो, मैंने नव तत्वों का स्वरूप, जीव यानी कि क्या, अजीव यानी कि क्या, पुण्य यानी कि क्या, पाप यानी कि क्या, आश्रम यानी कि क्या, संवर यानी कि क्या, निर्जरा यानी कि क्या, बंध यानी कि क्या, मोक्ष यानी कि क्या, ये मैंने नव तत्वों का स्वरूप संक्षेप में केवल छोटे छोटे रूप में लिखवाया है। आप लोग बताएंगे? हाथ खड़ा करें। मेरा सवाल समझे। मैंने नव तत्वों के नाम के साथ साथ में नव तत्व का प्रत्येक तत्व का स्वरूप क्या क्या है यह मैं बतला चुका हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुतों से चाहूंगा। अपनी कॉपी में कैसा आपने लिखा है वो पढ़ करके मुझको सुनाइए। आप लोगों को मैं अवसर दे रहा हूं। आपने कॉपी में लिखा है, मैंने लिखवाया है। आप कॉपी में देख करके इसका उत्तर दीजिएगा कि आपने क्या लिखा है, ताकि अगर कुछ गलत लिखा हो तो गलत संस्कार बन सकता है। फिर से कहना चाहता हूं, अपनी क्लास का मुख्य विषय है तत्ववाद। नव तत्व हैं और नव तत्वों के नाम और नाम के साथ में मैंने संक्षेप से, विस्तार से नहीं, संक्षेप से एक आधी लाइन के रूप में जो परिभाषाएं लिखवाई हैं वो आप पढ़ करके सुनाएंगे, ताकि अगर आप लोगों ने गलत लिखा हो तो मैं ठीक करवा सकता हूं। या एक छोटा सा काम कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझको। जो आपने लिखा है वो आप जरा कागज में लिख करके दीजिएगा ना। आपके पास कॉपी होगी? आप नहीं आए थे? कोई बात नहीं। हाँ, अंतर आता है, बहुत अच्छी बात है। वो मैं अभी पूछता हूं। जिनको मैंने लिखवाया है वो लिखिए, लिखिएगा। कॉपी अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कॉपी भी दूंगा। लिखते जाए वो मुझको दिखलाते जाएं, लिखते जाएं वो मुझको दिखलाते जाएं, ताकि मैं गलती सुधार सकूं, ताकि मुझको पता रहना चाहिए कि नव तत्वों के विषय में तुमने ये लिखा है और ये समझा है, तो मैं वो सुधार सकता हूं। दीजिए। हाँ, नहीं, बताना नहीं, लिखना है, ताकि एक बार और स्थिर हो जाएगा। लिखोगे तो स्थिर होगा, नहीं तो स्थिर नहीं होगा।
लीजिएगा। ये दीजिए दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही। लीजिए। ठीक है। किसका है?
एक सेकेंड, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। एक सेकेंड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, जीव की परिभाषा बहुतों ने अलग अलग दी है, मैंने अलग अलग लिखवाई थी, बात सही है, मगर सही परिभाषा केसरीमल ने लिखी है। जो जीता है, जो जीता था और जो जीता रहेगा। जीव शब्द का अर्थ ही यही होता है, जीना। और ये परिभाषा भी मैं लिखवा चुका हूं, बतला चुका हूं, बिल्कुल सही लिखे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बिल्कुल सर।
अब देखिएगा, मैं अब अपना आज का यह जो मैंने आयोजन रखा ताकि आप अपने आप को समझ सको कि आप कितने कमज़ोर हो, कितने बहादुर हो, और आप कैसे पढ़ें। मैं कैसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस ढंग से पढ़ें कि हर सवाल का जवाब होना ही चाहिए अपने पास। हम जैन हैं तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों का बोध और उसका उत्तर होना ही चाहिए। हम इस तरीके से आपको सन्नद्ध तैयार हुआ देखना चाहते हैं, और उसमें कितने कच्चे हैं कितने पक्के हैं उसका निर्णय आप स्वयं करें। दूसरी बात, मैं यह भी चाहता हूं कि मुझको किस ढंग से पढ़ाना है, यह आप लोगों के आज के इस आयोजन से मैं समझ पाया हूं कि मुझे कितना पाठ देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, यह भी आज आप लोगों के उत्तरों से और मेरे प्रश्नों से मैंने जाना। तीसरी बात यह है, मैं इस बात के लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी की मेहनत सचमुच में मेहनत है। सचमुच में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सचमुच में आप लोग इच्छा से आ रहे हैं, और आप लोग घर में जाकर के भी मैं कह सकता हूं कि जरूर ऐसे विषयों की आपस में चर्चा विचारणा करो या न करो, मन में ये विषय कुछ देर तक आप लोगों के दिल दिमाग में चलता है। ये बात आज आप लोगों के जिस ढंग से आप लोगों ने उत्तर दिए और उत्तर लिखे, उस ढंग से मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और इससे अपन संतुष्ट हैं। और आज के दिन 15 दिन नहीं हो रहे हैं तो भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग आते रहेंगे, अब हम 15 दिन से आगे भी क्लास बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। यदि आप लोग आएंगे तो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कि अपन लोग इस क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे ढंग से नव तत्वों का विषय बहुत अच्छे ढंग से अपन लोग समझाएंगे। आज इतना ही कहना चाहता हूं। हाँ, आज एक खास बात कहना चाहता हूं। आज व्याख्यान में हम लोग कुछ ध्यान के विषय में बोलने वाले हैं और कुछ ध्यान करवाने वाले हैं। यदि आप लोगों की रुचि हो तो आना चाहो तो आना। आज का यह एक विषय क्या है कि किसने कुछ सवाल लिखे थे, सवाल दिए थे, तो उस सवाल के उत्तर में सोचा कि चल यार करवा ही देते हैं। एक छोटा सा प्रयोग हम निश्चित रूप से आज अपने प्रवचन में करवाएंगे, प्रायोगिक रूप से करवाएंगे, और सिद्धांत के रूप में भी ऐसा क्यों वो भी हम बतलाएंगे। यदि आप लोग आना चाहो आना। हाँ भैया, हाँ हो सके सफ़ेद कपड़े पहन करके आइए, हो सके दरी पर न बैठें, कंबल पर बैठें। वो ध्यान के माध्यम से जो हमारे में ऊर्जा पैदा होती है उसको संभाल सकने में सहायता देने वाला हमारा गर्म आसन होता है। तो इस कारण से हो सके माताएं बहनें जैसे जी चाहे वैसे कपड़े पहने, परंतु पुरुषों से मैंने खास अपेक्षा प्रकट की है कि सफ़ेद कपड़े पहन करके आएँ, और हो सके आप लोगों से कह रहा हूँ, नीचे तो मैंने नहीं कहा, हो सके तो आप कंबल लेकर के आइए, कंबल पर बैठिए, और यदि आप बड़ा कंबल लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, औरों को भी बिठला सकेंगे अपन लोग उसमें। तो इस ढंग से आप लोग थोड़ा सा काम कीजिए। तो यदि आना चाहो तो आना। हाँ जाओ। एक शब्द जिन और जैन आपने कहा था, मैं उसको बताऊंगा कल। पक्का बतला देंगे। जिन और जैन में क्या फर्क है बतला देंगे, वो भी बतला देंगे।